हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसमें हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 25 और 26 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं और उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है, हमारी जो सीरीज़ है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है और सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट भी कवर हो जाता है। और ये देखिए, अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पेपर के पीछे आपकी खबरें ही रहती हैं और उन्हीं खबरों से एग्ज़ामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देता है आपके पेपर में। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर यही कोशिश है कि हम लोग आपके लिए वही खबरें आपको बताएं, साथ में उन खबरों से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करें। ठीक है, जो हम देखते हैं, हमारे 8 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफर्स द फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रौद्योगिकी प्रदान करना चाहता है। क्या वो यूएसए है, जापान है, रशिया है या फिर जर्मनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने न्यूक्लियर प्लांट तो बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोटिंग मतलब कि तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा है कौन सी कंट्री प्रदान करना चाहता है भारत को ये प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है रशिया। ठीक है, रशिया है। अब देखो, ये आपके खबरों में थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रशिया ने, जो रशिया है, ठीक है, अगर उसको हम लोग मैप में देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप है, पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, विश्व का मानचित्र है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो एरिया है, ये रूस कहलाता है। रूस, या फिर हम इंग्लिश में बोले तो रशिया कहलाता है। इस रशिया ने भारत को बोला है कि मैं आपको एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी प्रदान करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारी खबर है। और अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें इसमें, तो इंडिया में जो तमिलनाडु में, ठीक है, इंडिया में तमिलनाडु में कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी हमने रशिया की हेल्प से बनाया था। ठीक है, तो रशिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने बात क्या करी कि मूवेबल। ठीक है, मूवेबल का मतलब है तैरता हुआ परमाणु संयंत्र। अब ये देखो, यहाँ का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा संयंत्र की फ्लोटिंग है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो पानी में तैरेगा। मतलब एक जहाज़ के रूप में, अगर हम बात करें कि एक जहाज़ के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये है कि मानो कभी ये प्लांट यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो तैरते हुए टाइम के अनुसार वो कभी यहाँ जा सकता है, तो कभी यहाँ जा सकता है, तो कभी यहाँ, तो कभी यहाँ। तो एक तरीके का मूवेबल, एक चलने वाला आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा। अब ये इसका फ़ायदा क्या है, ये कहना है कि जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, मतलब कोई भी अगर भूकंप आता है, तो भूकंप से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तो पानी के अंदर होगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि जो जापान का आपको याद होगा कि जापान में अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप आने से वहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही मच गई थी। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर अर्थक्वेक भूकंप आता है तो ये संयंत्र में कोई भी खतरा नहीं होगा, वो पानी में होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इससे जो भी निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसका फ़ायदा एक ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यही बोल रहे हैं कि ये मूवेबल है। मूवेबल मतलब कि चलता फिरता, इसको बोल सकते हैं हम चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, कभी मान लिया हम लोगों ने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें बिजली की ज़रूरत है इस एरिया में, या फिर कभी इस एरिया में है, तो ये जो प्लांट है पानी के सहारे ये जहाज़ जाएगा और वहाँ पर बिजली सप्लाई करके आ जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रहती है। लेकिन ये तो हमने पढ़ी इसके फ़ायदे, लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि चलो ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि अर्थक्वेक या फिर भूकंप आने से ये हमें बचाएगा, प्लांट ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर पानी में ही सुनामी आ गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पानी में सुनामी आती है, फिर कोई और डिज़ास्टर हो गया, तो ये जो
तो ये जो शिप है हमारा, जो शिप है जिसमें कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रखा है, ठीक है, तो वो तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा और ये खुद ही पानी में गिर गया, वहीं फूट गया। तो उससे क्या होगा, इससे तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पानी दूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो उस पानी को निकालना, दूषित पानी को निकालना वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खबर थी, हमने उसके प्रोज देखे, कॉन्स देखे, मतलब फ़ायदे देखे, नुकसान देखे। अब हम देखते हैं कि इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है, रशिया इसको, इंडिया को, रशिया ने तो बोला है कि मैं प्रदान करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, क्या इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता। जब करेगा तो आपको हम लोग दोबारा ये न्यूज़ बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमने अपने चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं और ये सारी की सारी सीरीज़ जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जो मैं आपको करवा रही हूँ। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, जिसमें कि हम लोग 10 MCQs कराते हैं और हमने आपके लिए बहुत सारी पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की वीडियो बना रखी हैं। आपको पूरा कंसेप्ट बता रखा है, फंडामेंटल बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर है हमारी NCERT की सीरीज़। NCERT में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले चैप्टर वाइज डिटेल में आपको पढ़ाते हैं विद क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचे, आपको खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। फिर उस चैप्टर में से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग आपको अलग सीरीज़ में, अलग प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है, साथ में उसके MCQ भी कंप्लीट है और पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट है। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है अभी ज्योग्राफी चल रहा है, मतलब कि भूगोल चल रहा है। बाद में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट भी आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है आपकी NCERT की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से चैनल हैं जो कि आपको NCERT पढ़ाने के पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फिर है हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो है ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs करवाते हैं और ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो ट्रिक्स से जो भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके 100% सही होते हैं। तो हमारी यहाँ पर यही कोशिश रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो ट्रिक्स से करें, चाहे हम आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएं, चाहे हम आपको करंट अफेयर से करवाएं, चाहे राज्य व्यवस्था करवाएं, ठीक है। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन। यहाँ पर हम लोग पिछले महीने के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहते हैं एग्ज़ाम में, उसको कंपाइल करके एक मैगज़ीन में आपको देते हैं। और वो जो मैगज़ीन है हम आपको 1 लाइनर में, ठीक है, ज़्यादा उसमें ख़राब खबरें, मतलब ख़राब खबरें तो होती ही नहीं है, मतलब अच्छी ही खबरें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक होती हैं, ठीक है। अप्रैल की हम लोगों ने करवा दी है, अप्रैल की हम लोगों ने 70 1 लाइनर में आपको मैगज़ीन प्रोवाइड करवा दिया, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स की, यहाँ पर हम लोग जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेंस का टॉपिक रहता है उसको भी कवर करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और फिर हमारी GS शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और अपनी कम्युनिटी में हम लोग रेगुलर क्वेश्चन डालते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अभी जितनी भी सीरीज़ है सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनका फ़ायदा उठाइए, जाके देखिए, चैनल में जाइए, फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली इन न्यूज़ साइक्लोन रीमल हिट द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा होगा कि हाल ही में खबरों में रहा चक्रवात रेमल भारत के किस तट पर तबाही बरपाने आया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही चक्रवातों के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कौन से तट पर आया, कौन सी कोस्ट पर आया, क्या वो पश्चिमी तट था, पूर्वी तट था, लक्षद्वीप था या फिर नन ऑफ द अब इनमें से कोई भी नहीं था। तो इसका सही आंसर है कि ईस्टर्न कोस्ट पर आया, मतलब कि पूर्वी तट पर ये आया था आपका रीमल साइक्लोन, ठीक है। अब इसको मैप में अगर देखते हैं, पूर्वी तट का मतलब हो गया कि ये वाला तट, मतलब कि ईस्टर्न वाला तट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो तट है आपका, यहाँ पर ये जो साइक्लोन है इसने आके वेस्ट बंगाल और जो हमारा जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश एक अलग से कंट्री है, उसको हिट करा, ठीक है, सागर आइलैंड्स को हिट करा और बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को हिट करा। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन था मतलब कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। अब ये जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनके हम नाम
हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इनमें कोई कंडीशंस होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी कंडीशन तो होगी ना जिससे कि ये चक्रवात बना है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो समुद्र का जो भी टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 27 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर ये चक्रवात आपका बनेगा। साथ में कोरिलिस फोर्स भी होनी चाहिए, ठीक है। कोरिलिस फोर्स कोई भी चक्रवात को घुमाने में, ऐसे 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 करने में, उसको ये शेप देने में, ये ठीक है, घुमाने में, ऐसे ऐसे घुमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोरिलिस फोर्स की वजह से ही चक्रवात कभी यहाँ पर इस टाइप से घूमते हैं पूरे विश्व में। ये वाली बात हो गई। साथ में क्या है, ये देखो कि जब भी आपका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब क्या है कि हमने ये एक पोर्शन ले लिया यहाँ पर। 27 डिग्री से ज़्यादा का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। गर्म होने से क्या है कि यहाँ पर उसने लो प्रेशर मतलब कि निम्न दाब बना लिया। अब निम्न दाब से क्या हुआ कि हवाएं ऊपर उड़ने लग गई। अब यहाँ पर तो निम्न दाब है लेकिन साथ में यहाँ पर हाई प्रेशर है आपका, ठीक है, उच्च दाब है। तो ये वाली जो हवाएं, उच्च दाब वाली हवाएं इस एरिया को भरने आती रहेंगी। अब ये आती रहेंगी, भरने आ गई। अब भरने से क्या होगा कि हवा तो ऊपर जा रही है और साथ में आपकी कोरिलिस फोर्स भी है। तो ये जो फोर्स है, ये हवाएं तो भरने आ रही है और साथ में कोरिलिस फोर्स इसको एक ऐसा रूप दे देंगी गोल गोल करके, मतलब एक आपको क्या बोले, एक सर्कुलर मोशन इसको दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो कोरिलिस फोर्स है इसको एक सर्कुलर मोशन देने में, इस हवा को घुमाने में, खूब तेज तेज घुमाने में, एक साइक्लोन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर हम पूरे के पूरे अर्थ के बारे में बोलें, ठीक है, तो अर्थ में क्या है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध है और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो हवाएं हैं, जब भी हवाएं या फिर जो साइक्लोन आएगा, जो भी साइक्लोन आएगा, अगर वो नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में आया है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, और नीचे जो होगी वो आपकी होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे कि हमारी घड़ी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया घड़ी के अपोजिट, मतलब कि इस टाइप से, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इस टाइप से। ये हवाएं का डायरेक्शन है, पूछ लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा साइक्लोन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे के सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो यहाँ पर जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम में ये देखना चाहिए कि हमसे गलत पूछा है या फिर सही पूछा है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हमें एग्ज़ाम में आंसर भी आता है और हम इस पर ज़ोर नहीं देते, इसको नहीं देख पाते हैं, तो हमारे आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है कि विली विली। अब क्या है, क्या जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, क्या उसको विली विली बोलते हैं। इंडियन ओशियन में मतलब कि हिंद महासागर में जो भी आ रहे हैं उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। श्रीलंका में आने वाले चक्रवातों को क्या हम टाइफून बोलते हैं, और यूएसए में आने वालों को क्या हुरिकेन बोलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि क्या है गलत, तो ये सही है हमारा, विली विली सही है, साइक्लोन सही है, हमारा टाइफून वाला ये गलत है, ठीक है। कि श्रीलंका में आने वाले चक्रवात को हम लोग टाइफून नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लोन ही बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ये कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम वर्ड मैप में इसको देख लेते हैं। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का, ये जो आपने देखा होगा कि इक्वेटर है आपका, ठीक है, इक्वेटर हो गया, और विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा हो गई। फिर है आपका यहाँ पर इक्वेटर हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा मतलब कि ये हो गया आपका। फिर हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा हो गई, और नीचे आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कि मकर रेखा, और ये आपकी होगी 0 डिग्री पर इक्वेटर। तो इस एरिया में, इस पोर्शन में, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो भी चक्रवात या फिर जो भी साइक्लोन आएगा ना, उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी आप नोट कर लीजिए, आपको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में कभी भी साइक्लोन्स नहीं आते हैं,
ठीक है। नहीं आते का मतलब क्या होगा, क्यों नहीं आते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, मतलब ये होती ही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स से ही क्या होता है, वो उन हवाओं को घुमाती है, घुमा घुमा के उसको सर्कुलर करती है और उससे साइक्लोन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं तो साइक्लोन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, ये एक डोल ड्रम का आपका एरिया होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एरिया में किस किस साइक्लोन को क्या क्या बोला जाता है। किस किस साइक्लोन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस एरिया में तो क्या है कि ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी बात। अब हमें क्या देखना है कि इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे साइक्लोन्स ही बोलेंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे साइक्लोन्स। इनको साफ़ कर लेते हैं फिर अच्छे से बता देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन ओशन में जो भी चक्रवात आएगा उसको हम बोलेंगे साइक्लोन। ये हो गया, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब जो ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उस चक्र, चाहे वो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय ही साइक्लोन है, लेकिन हम उनको नाम देंगे विली विली। ये हो गया आपका विली विली हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पर इस एरिया में अमेरिका की साइड में, उस नॉर्थ अमेरिका की साइड में आएगा, उनको हम बोलते हैं हुरिकेन्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, हुरिकेन्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर आएंगे चाइना के पास पैसिफिक ओशन में, ठीक है, हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है, हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। जापान में यहाँ पे चाइना की साउथ चाइना सी, यहाँ पर जो आएंगे उनको हम बोलते हैं टाइफून्स, ठीक है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे का सारा उष्णकटिबंधीय साइक्लोन ही है, मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, लेकिन बस एक नाम ही इनका अलग है। अब जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अमरूद को, ठीक है, जब हम अमरूद खाते हैं इंडिया में उसको अमरूद बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसको अमेरिका में जाके ले जाएं तो उसको हम गुआवा बोलेंगे। अब ये तो है तो अमरूद ही ना, नाम तो उसका वही है, आम है। आम को इंडिया में हमने क्या बोला, आम बोला, लेकिन उस आम को अमेरिका में क्या बोलेंगे, मैंगो बोलेंगे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि है तो साइक्लोन ही, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो ये मेरी गुजारिश है, इसको लिख लीजिए, इस पूरे डायग्राम को आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने बार बार इसको रिवाइज़ करती रहे। वीडियो को आपको समझ में नहीं आता है तो बैक करके देखिए, ठीक है, और उसको बार बार सुनिए जिससे कि आपको याद हो जाए। और सुनने से आपको ज़्यादा याद होता है, ठीक है, ना कि पढ़ने से भी होता है, लेकिन सुनने से अगर आप सुनते हो तो आपको ज़्यादा याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराकेश एग्रीमेंट नोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यहाँ पर ये बोला है कि मराकेश समझौता किस संगठन की स्थापना के लिए किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या वो विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए करा गया था, ठीक है, क्या वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए करा गया था, या फिर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के लिए, या फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए करा गया था। मतलब कि मराकेश एग्रीमेंट हुआ था तो उससे एस्टेब्लिश क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी, तो वो आपकी हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब ये भी खबर, ये जो हमारी न्यूज़ है, ये न्यूज़ ये है कि इंडिया ने, ठीक है, जो हमारा भारत है, अभी इंडिया ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लूरीलेटरल, ठीक है, एक प्लूरीलेटरल पैक्ट जो कि किस पे बना है, वो है इन्वेस्टमेंट पर, उसको मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा। तो ये खबरों में थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये खबर क्या थी कि WTO ने क्या बोला है, WTO चाहता है कि हम लोग जो भी है व्यापार या फिर जो ट्रेड है उस पर तो हम लोग काम करते ही हैं, कोई सा भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो भी मुद्दे व्यापार से रिलेटेड होंगे वो WTO ही उनको देखता है। अब WTO चाह रहा है कि हम लोग व्यापार के साथ जो भी मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट को भी देख लें, ठीक है, WTO का ये कहना है। तो इसीलिए इसने WTO ने FDI, ठीक है, WTO ने क्या करा कि IFD करके एक पैक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि बनाया है, ठीक है, लेकिन इंडिया ने उसको अप्रूव नहीं करा है, क्योंकि इंडिया ने क्या बोला है कि आपने क्या करा है WTO जी, आपने क्या करा है कि आपने जब ये पैक्ट बनाया ना तो आपने कुछ ही देशों को इनको इंक्लूड करा, जैसे कि इसको अगर हम बोले तो ये चाइना लेड है, ठीक है, चाइना लेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है ये। इंडिया का ये कहना है कि आपने तो चाइना को रख लिया, अब बाकी
थोड़े बहुत देशों को रख लिया, आपने तो इंडिया को पूछा भी नहीं। और जब आपने पूरा का पूरा इसमें मन बना लिया है कि पैक्ट बन गया है, आगे अब आप हमसे पूछ रहे हो कि अप्रूव कर दो, तो इंडिया का ये कहना है, इंडिया कह रहे नहीं ये गलत बात है। और साथ में साउथ अफ्रीका ने भी बोला है कि नहीं, इंडिया ने भी बोला है, साउथ अफ्रीका ने भी बोला है कि नहीं, हम इस IFD पे साइन नहीं करेंगे, हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये थी खबर। तो इसी को लेके हमसे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इस पर क्वेश्चन बनना तो तय है। ठीक है, तो मराकेश एग्रीमेंट क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब सबसे पहली बात है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मराकेश एग्रीमेंट से 1994 में बनाया गया था। अब क्या इससे पहले 1994 से पहले क्या कोई भी ऐसी संस्था या फिर कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो कि ट्रेड को, व्यापार को देखे? नहीं था। उसका नाम था GATT। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार पूछी गई है, तो फुल फॉर्म है आपका जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स एंड ट्रेड ये था। ठीक है, इससे पहले था। और ये जो GATT था ये 1947 में बनाया गया था और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, कि इंडिया ने इसको फाउंड करा था। इंडिया भी जब ये फाउंड हुआ था तो इंडिया भी मेंबर था। लेकिन मराकेश एग्रीमेंट के बाद 1994 में गांठ को हटा के चेंज कर दिया हमने WTO में। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो GATT था वो क्या करता था कि वो केवल जो व्यापार था, ठीक है, व्यापार दोनों में ही हो रहा है, लेकिन दो तरीके के व्यापारों से, गुड्स एंड सर्विसेज पे होते हैं। जो GATT था वो केवल गुड्स के ही मुद्दों को देखता था और साथ में केवल उन्हीं पर काम करता था और बात करता। लेकिन जो आपका WTO है वो गुड्स को तो देखता ही है, साथ में जो सर्विसेज के भी ट्रेड होते हैं ना, उन पे भी ध्यान देता है, उनमें भी ये अपनी शक्ति लगाता है। यहाँ से हमने समझ लिया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आपसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें WTO की तो वो आपका कहाँ है, वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाज़ा स्ट्रिप शेयरिंग द बाउंड्री विद। यहाँ पर ये पूछा है जो गाज़ा पट्टी है, ठीक है, जो गाज़ा पट्टी है वो अपनी सीमाएं साझा करती है, कहाँ कहाँ से करती है? क्या वो मेडिटेरियन बेसिन इन वेस्ट, मतलब पश्चिम में भूमध्य सागर से करती है? इजिप्ट इन साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में मिस्र से करती है? इजराइल इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब उत्तर और पूर्व में इजराइल से करती है। ये पूछा है गाज़ा पट्टी। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि जो गाज़ा पट्टी है वो इन्हीं सभी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पर युद्ध चल रहा है फ़लस्तीन, हमास और इजराइल के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखे होंगे और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो खबर क्या थी कि जो ICJ है, मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने इजराइल से ये बोला है कि आप, इजराइल जो है, उन्होंने बोला इजराइल जी, जो आप रफ़ा बॉर्डर में, ठीक है, जो रफ़ा बॉर्डर में जो भी ऑपरेशन चला रहे हो ना, हमास को मारने के लिए, फ़लस्तीन से लड़ाई करने के लिए, उस ऑपरेशन पे हॉल्ट लगा दो, कि कुछ दिनों के लिए रोक दो। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो गाज़ा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, जिससे कि रफ़ा बॉर्डर से उनके पास एड दी जाए, ठीक है, उनके पास खाना पीना, मेडिसिन्स, वो सारी दी जाए, दवाइयाँ दी जाए, जिससे कि लोगों के पास खाना पीना दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वाली बात होगी। चलिए, ये तो हो गया हमारी न्यूज़। अब हम देख लेते हैं पीछे का इसका बैकग्राउंड। चलिए अपने उसको अपने मैप में देख लेते हैं। अब ये है आपका इजराइल, ठीक है, ये है इजराइल। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये 2010 का मैप है हमारा। तो ये है आपका इजराइल और ये है फ़लस्तीन, जो कि हरे हरे हम लोगों ने इंडिकेट कर रखा है हरे कलर से, ये होगा फ़लस्तीन, हमास। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये जो हरे कलर का ये वाला जो एरिया है, ये है आपका इजिप्ट, मतलब कि मिस्र देश है। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो गाज़ा पट्टी है हमारी, इसको हम बोलते हैं गाज़ा पट्टी, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रफ़ा बॉर्डर। ठीक है, ये है रफ़ा बॉर्डर। तो हमारे जो न्यूज़ है, खबर है, उसमें इसी बॉर्डर के बारे में बात करी गई है। और रफ़ा बॉर्डर ही है जो कि एक ही बॉर्डर है जो कि मिस्र देश में खुलता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गाज़ा पट्टी के जो बॉर्डर है वो केवल एक ही है, कि इसके और भी बॉर्डर हैं। ठीक है, लेकिन उन बॉर्डर का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो बॉर्डर हैं वो इजराइल के अंदर खुलते हैं। अब उन बॉर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक है करेम शालोम बॉर्डर है, ठीक है, दूसरा है आपका इरिज़,
ठीक है, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनको कंट्रोल कौन करता है, इजराइल इनको कंट्रोल करता है। अब इजराइल तो खुद ही लड़ाई कर रहा है, तो इजराइल एड क्यों देगा, मेडिसिन खाना पीना क्यों देगा। तो एक ही बॉर्डर बचता है, वो है रफ़ा बॉर्डर, जो कि इजिप्ट में खुलता है, मतलब कि मिस्र में खुलता है। और यहीं से बात करी जाती है कि जो गाज़ा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनको हम यहाँ से सप्लाईज कर सकते हैं। तो इसलिए रफ़ा बॉर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रफ़ा बॉर्डर अपनी बॉर्डर किससे बनाता है, कहाँ खुलता है, तो वो इजिप्ट में खुलता है, इजराइल में ये नहीं खुलता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिख लीजिए। जो सारे जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिग बचरिंग स्कैम रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू। यहाँ पूछा है कि सुअर कसाई घोटाला हाल ही खबरों में रहा, इसका संबंध किससे है। क्या वो सुअर को मारने से है, रैंसमवेयर है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, ठीक है, या फिर फैटल डिसीज स्प्रेड बाय द पिग। ठीक है, सुअर से फैलने वाली जानलेवा बीमारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बचरिंग स्कैम। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अब देखो, अगर हम इस न्यूज़ को नहीं देखते तो बहुत से बच्चे क्या करते, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी लगा देते, लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि ये बिग बचरिंग स्कैम जो है वो ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने देख लिया, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे विश्व में ये फैलता जा रहा है। साथ में इंडिया में भी इसके केसेस देखे गए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक इंसान है, कोई भी मनुष्य है, उसको एक तरीके से जाल में फंसाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। और उस टारगेट को क्या बोलते हैं, जो फंसाते हैं वो बोलते हैं पिग। अगर हम नॉर्मल मोटी भाषा में बोलें तो उसको बोलते हैं कि उसको इतना ज़्यादा लालच दिया जाता है कि जैसे कि सुअर को खिला खिला के मोटा करा जाता है, तो ऐसे ही उसको पहले लालच दे के उसका लालच बढ़ा के उसको मोटा करा जाता है, फिर उसका पैसा छीन लिया जाता है। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो एक इंसान, ठीक है, कोई भी जो इंसान है जो कि धोखाधड़ी करने आया है, वो क्या करेगा, वो कांटेक्ट करेगा इस इंसान से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करे, डेटिंग ऐप से करे, या फिर डिसेप्टिव मैसेज से करे। तो वो उसको बताएगा कि देखो, अब वो कहेगा ये मेरा जो टारगेट है ये पिग बन चुका है, अब मैं इसको बहुत सारा लालच दूंगा जिससे कि वो मोटा पिग बन जाए और उसको आसानी से ये काट सके। तो इसको हम मोटी भाषा में और आम भाषा में इसको समझ रहे हैं। तो इसने इसको लालच दिया, इसने बताया कि देख भाई, मेरे पास ये ऐप है, ठीक है, मैंने इसमें इतना सारा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, मेरे पास आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बढ़ता है। अब वो इंसान क्या करेगा कि इस इंसान ने इस दूसरे इंसान को, ए इंसान ने बी इंसान को अपने विश्वास में ले लिया। सबसे पहले यहाँ पे विश्वास में लिया जाता है, फिर उसको लूटा जाता है। विश्वास में ले लिया, अब इसने क्या करा, इस इंसान ने इसकी बात मान के वो मान गया। अब इसने इस ऐप में, या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं लूटने के। हम एग्जांपल लेते हैं अपनी ऐप का। तो इसमें क्या करेगा, ये इंसान इन्वेस्ट करेगा, मानो उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट करवा दिए। अब इस ऐप में जो है उसको दिख रहे हैं कि 1200 रुपये हो गए। वो कहेगा वाह भाई, ये तो 1000 से 1200 हो गया, चलो मैं और इन्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट बारी वो क्या करता है, 9000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है। अब 9000 इन्वेस्ट करते ही उसके डबल हो जाते हैं, वो हो गए उसके 18000। वो कहेगा वाह, मेरे तो 9000 करे, मुझे 18000 मिल गए। अब वो क्या करेगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट कर देगा। बहुत बड़ा अमाउंट भी मान सकते हैं हम लोग, मानो उसने 50,000 कर दिए और 50,000 के उसके डबल से भी ज़्यादा हो गए, उसके 1.5 लाख रुपए उसको दिख गए कि मेरे तो ऐप में 1.5 लाख रुपए बढ़ गए, कि मैंने 50,000 करे और मेरे को मिल गए 1.5 लाख रुपए। अब क्या होगा कि ये आदमी कहेगा वाह, मेरे तो पैसे चांदी कट गई, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब ये जो इंसान है, अब ये करेगा चलो पैसे तो बहुत सारे हो गए, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। लेकिन अब ये जैसे ही निकालेगा इस पैसे को, इसके पैसे नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ फ्रॉड है, फेक है। ठीक है, यहाँ पर उसको क्या करा, लालच दिया, एक तरीके का पिग माना, लालच दे के उसको मोटा करा, और जैसे उसने मोटी कमाई अपनी इन्वेस्ट कर दी, उसका पैसा नहीं निकला। तो इसी को बोलते हैं पिग बुचरिंग स्कैम। ठीक है, सुअर कटाई घोटाला। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था, किस तरीके से होता है ये मैंने आपको सारा समझा दिया है।
है, तो इसका सही आंसर है कि ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटी सगोल रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पूछा है मतई सगोल हाल ही खबरों में रहा, इसका संबंध किससे है? क्या ये औषधीय पौधा है, इन्वेसिव स्पीसीज़ है, पॉनी हॉर्स है या फिर स्प्रिंग फेस्टिवल है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है आपका ये एक तरीके का घोड़ा है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है कि जो मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि उसने बहुत सारे एसोसिएशंस हो गए, ठीक है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हाथ मिलाया है इस घोड़े को बचाने के लिए। अब ये घोड़ा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये घोड़े की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो मणिपुर सरकार ने बोला है कि हम इसको बचाएंगे। अब ये विलुप्त क्यों होती जा रही है? क्योंकि जो मणिपुर में है बहुत सारे जो वेटलैंड्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट था, जो रहने की जगहें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। साथ में ये जो घोड़े थे ना, ये पोलो जो गेम था वो गेम ख़त्म होता जा रहा है, तो इन घोड़ों की भी जो डिमांड है वो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये जो घोड़े थे ये पोलो जब खेला जाता था तो उनमें ये दौड़ते थे, तो अब इनका कोई वैल्यू नहीं बची है, तो इन पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, तो धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है वो ख़त्म होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर मणिपुर देखें तो मणिपुर जो है वो आपका इस साइड पड़ता है, ठीक है, मणिपुर इंडियन स्टेट है, भारतीय राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पोर्ट ऑफ कॉल। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोर्ट ऑफ कॉल से संबंध में गलत है, ठीक है। क्या इसको हम पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। क्या ये इंटरमीडिएट स्टॉप है शिप्स के लिए ऑन शेड्यूल जर्नी फॉर द कार्गो ऑपरेशन। यह अपनी निर्धारित यात्रा पर एक जहाज़ के लिए एक मध्यवर्ती पड़ाव है। क्या इसको दे यूज़ फॉर द रिफ्यूलिंग, वाटरिंग और टेकिंग फूड आइटम। इसको जहाज़ ईंधन भरने, पानी भरने और खाद्य पदार्थों को लेने के लिए उपयोगी है। यहाँ पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शन है, ये आपके सही हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा खबरों में था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली एक खबर आई है जहाँ पर कि जो स्पेन है, ठीक है, जो स्पेन जो देश है उसने भारत से जो एक शिप चला था, ठीक है, इज़राइल की साइड एक शिप चला था। अब इस शिप में क्या था, ये जो जहाज़ था इसके अंदर एक्सप्लोसिव्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेन ने मना कर दिया कि हम लोग इस शिप को नहीं जाने देंगे इज़राइल की साइड, इज़राइल में नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि स्पेन ने बोला कि आप जो है वो एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हो, बम लेके जा रहे हो। एक्सप्लोसिव का मतलब हो गया बम वगैरह बहुत सारे, क्योंकि स्पेन ने बोला कि पहले ही हमारे मिडिल ईस्ट में इस साइड में, इस एरिया में पहले ही बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा एक्सप्लोसिव दो, तो इन झगड़ों को और आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए ये खबरों में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोर्ट ऑफ कॉल ये था। अब हम पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये एक तरीके का एक इंटरमीडिएट स्टॉप होता है, ठीक है। एक क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टॉप है जहाज़ों का, जहाँ पर कि लोग जहाज़ बीच में अपनी जर्नी के रुक जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग अपने एक रोज़मर्रा की लाइफ से अगर हम देखें, तो जब भी आपने कभी बस में ट्रैवल करा होगा, ठीक है, कभी ना कभी लॉन्ग रूट पर बस में ट्रैवल करा होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए होंगे, तो ये जो बसें हैं जब ये चलती हैं तो 2-3 घंटों के बाद एक ढाबे पे आके रुक देती हैं, ठीक है ना, ढाबे पे आके रुक देती हैं, जिससे कि लोग यहाँ पर खाना खा सकें, पानी पी सकें। तो इसी तरीके से ये जो पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है, ये भी एक तरीके का उन जहाज़ों का एक रुकने का थोड़ा सा जरिया होता है, जहाँ पर कि वो लोग अपने जहाज़ों में फ्यूल भरते हैं, ईंधन भरते हैं, पानी लेते हैं, खाना पीना करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। ये हो गया। और दूसरी बात, इसका दूसरा नाम भी होता है पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, कि रिफ्यूजी लोगों के लिए एक ठहरने की थोड़ी सी जगह। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसको सही करके ज़रूर आइएगा। और इस तरीके अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो एडन, ठीक है, जो एडन है, होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु है, और सिंगापुर ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, पोर्ट ऑफ कॉल के ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी भी किसी शिप में आ जाती है, उसको जल्दी से फ्यूल भरवाना है या फिर कुछ शिप में कोई भी प्रॉब्लम है, तभी भी वो पोर्ट ऑफ कॉल कर सकता है।
तो ये थे हमारे सारे के सारे 8 MCQs। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे और उनको भी इन 8 MCQs का वो लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।